चार चीज पे कमांड पाओ, विजुअलाइजेशन प्लस टॉपिक रिकॉग्निशन, दूसरा मैथमेटिक्स नॉलेज, थर्ड है फॉर्मूला। रट्टा नहीं मारना है मेरे भाई, हर एक फॉर्मूला के पीछे एक फीलिंग होता है मेरे भाई। फॉर्मूला सीख लिया, उसके बाद कैलकुलेशन आता है। अच्छा, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुम फिजिक्स के क्लास में बैठे हो, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाने बैठो तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। वीडियो को एंड तक देखना। आज के बाद आपका जो न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बदल जाएगा। अगर हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करें तो या तो जेईई मेन हो या फिर नीट हो, दोनों में फिजिक्स का लेवल बिल्कुल सेम है। अगर जेईई मेन या फिर नीट के बारे में बात करें ना, तो एक बात ध्यान में रखना कि सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप के ही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, चाहे वो नीट हो, जेईई मेन हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से क्यों ना हो। इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तीन टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं। जी हां, पहला टाइप जो है जिसको हम कहते हैं अल्फा टाइप क्वेश्चन। ये जो अल्फा टाइप क्वेश्चन है ना, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास कोई एक चैप्टर है, एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले ले कि आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स बोल के एक चैप्टर है, उस चैप्टर में कोई एक टॉपिक है जिसका नाम है कूलम्स लॉ। अगर क्वेश्चन कूलम्स लॉ से हो और सिर्फ कूलम्स लॉ से हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अल्फा टाइप यानी कि इजी टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। अगर हम बात करें बीटा टाइप यानी कि मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करें ना, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे क्या है, चैप्टर सेम रहेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस है तो उसी चैप्टर में दो टॉपिक को मिला करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि हो सकता है कि वहां पे कूलम्स लॉ यूज करे और साथ ही साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करे। जब ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके क्वेश्चन पूछे तो वो हमारा बीटा टाइप यानी कि मॉडरेट टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें गामा टाइप, जो कि डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन होता है, इसके बारे में बात करना ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गामा टाइप के बारे में जब बात करें तो जब दो चैप्टर का अलग अलग मल्टीपल टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हम लोग गामा टाइप में रखते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक क्वेश्चन है जिसमें इस तरह से हम बोल दे कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी है जिस पे कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक है ना, वो नीचे नहीं गिर रहा है क्योंकि नीचे भी कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज रिपेल करेगा और यहां पे अगर बात आ रहा है रिपल्सन का और ये किसके अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे यहां पे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दो टॉपिक का यहां पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डिफिकल्ट लेवल पर रखेंगे। अब बात यह है कि हो सकता है कि जो आपका डिफिकल्ट लेवल हो ना वो इजी जैसा लगे, हो सकता है जो मॉडरेट टाइप हो वो इजी जैसा लगे, हो सकता है जो इजी है कभी कभी डिफिकल्ट जैसा लगे, लेकिन चांसेस ये है कि जो इजी टाइप है वो हमेशा इजी ही रहेगा, क्योंकि एक चैप्टर का अगर हम सिंगल टॉपिक का बात करें तो वहां से क्वेश्चंस कितना ही डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए उसे हमने इजी टाइप में रखा यानी कि अल्फा टाइप। बीटा टाइप क्या हो गया, मॉडरेट, सिंगल चैप्टर से दो टॉपिक, सिंगल चैप्टर मल्टीपल टॉपिक बीटा टाइप। और गामा टाइप, डिफरेंट चैप्टर मल्टीपल टॉपिक्स गामा टाइप। ये होता है हमारा तीन तरह का क्वेश्चन जो कि या तो जेईई मेंस बोलिए या फिर नीट बोलिए, दोनों में ही पूछा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। अब क्या है कि जब हमको पता चल गया कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि हमको न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करना है। तो अगर हम अप्रोच के बारे में बात करें ना, तो अप्रोच करने के लिए आपको चार चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप अगर न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हैं तो आपको विजुअलाइज करने आना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइज कैसे करना है, सवाल को पढ़े उसका एक इमेज दिमाग में बनना चाहिए, इमेज नहीं एक वीडियो चलना चाहिए दिमाग में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो चलना चाहिए और उसका एक रफ डायग्राम आप कॉपी पे बना लीजिए। सबसे पहला काम आपको यह करना है। जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या आप टॉपिक को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि नहीं,
तो मतलब ये कि जो क्वेश्चन पूछा गया कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला ये काम कर लिए तो आपका 25% न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। सेकेंड, आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अब मैथमेटिक्स का मतलब क्या, अब ये हम जो बात बता रहे हैं ना इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैथमेटिक्स का मतलब हुआ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, आपको कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको नॉलेज होना चाहिए वेक्टर, बेसिक वेक्टर का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब क्या है कि जो कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे, कैलकुलस में आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए, और कैलकुलस में आपको मैक्सिमा मिनिमा का भी नॉलेज होना चाहिए। ये सारा चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता है आपको, इस पे कमांड नहीं है, तो भैया पहले इसको सीख लो। नहीं आता है टेंशन मत लो, हम सब बताएंगे भाई, ठीक है ना, इसी के लिए तो हम आए हुए हैं। अब क्या है, वीडियो में एंड तक बने रहना, एक मजेदार बात बताएंगे जिससे आपका जेईई मेन और नीट जो है ना आसानी से क्लियर हो जाए। कुछ टॉपिक्स आपको लिखाएंगे जिससे आपका जेईई मेन और नीट बहुत बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हम दो बताए, पहला विजुअलाइजेशन, दूसरा मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि 25% और 25%, 50% न्यूमेरिकल सॉल्व करने लायक हम बन गए हैं। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक। थर्ड पार्ट क्या है कि जो आप विजुअलाइज किए हैं, टॉपिक को रिकॉग्नाइज किए हैं, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला याद होना चाहिए। किस टॉपिक का है उसका फॉर्मूला हमको पता है कि नहीं। जब फॉर्मूला पता है तो 75% न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। लास्ट बच गया क्या, लास्ट हो गया हमारा कैलकुलेशन। अगर सही तरीके से कैलकुलेशन कर लिए तो 100% न्यूमेरिकल सही होना ही है। यह बात ध्यान में रखो। बस 4 चीज पे कमांड पाओ, विजुअलाइजेशन प्लस टॉपिक रिकॉग्निशन, दूसरा हमारा मैथमेटिक्स नॉलेज जो हम बताए, ये हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी कभी जरूरत पड़ता है, लेकिन इसको आपको जानना है, तभी जाकर के आप डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। क्योंकि जेईई मेन में ना आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है ना, इसलिए आपको यह चीज पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है फॉर्मूला, हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रट्टा नहीं मारना है मेरे भाई, रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे तो बड़ा समस्या हो जाएगा। ठीक है ना, रट्टा मारने में क्या होता है कि आप उसको रट तो लेते हैं लेकिन उसके पीछे के भावना यानी कि फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं। तो हर एक फॉर्मूला के पीछे एक फीलिंग होता है मेरे भाई। जब तक फॉर्मूला के पीछे के फीलिंग को नहीं समझोगे ना, बहुत मुश्किल है। इसीलिए फीलिंग को समझना है, फॉर्मूला के पीछे का फीलिंग को बहुत ध्यान से समझना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जैसे ही फॉर्मूला सीख लिए उसके बाद कैलकुलेशन आता है। कैलकुलेशन सही तरीके से कर लिए, हो गया हमारा काम। अब बात यह है कि कैलकुलेशन में सर बहुत गलती होता है। चलो उसके लिए भी हम एक बात बता दें कि आपका कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो कैलकुलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो एक्सपोनेंट्स में सॉल्यूशन करते हैं, इस चीज को सॉल्व करने के लिए आसानी से कुछ ट्रिक्स वाला वीडियो भी हम आपको डाल देंगे इस चैनल पे। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले समय में ना बहुत डिटेल में और मजेदार वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, तो अब यहां तक तो समझ में आ गया कि हमको न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करना है। अगर ये समझ में आ गया तो एक बात समझ लो कि एक बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या ये चारों टॉपिक से हम सही में न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो लाइव एग्जांपल लेते हैं ना, एक सवाल जो कि जेईई मेन में पूछा गया है उसी को ले लेते हैं। ठीक है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। सवाल क्या है कि एक स्टोन है, ठीक है ना, जिसको 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है ना, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एट द हॉरिजॉन्टल, जो कि आपको यहां पे स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, और प्रोजेक्ट करने के बाद पूछ क्या दिया कि द रेशियो, किसका रेशियो निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोग्रेशन, मतलब कि प्रोजेक्शन, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्शन, मतलब कि जो आपका बॉल है या फिर जो पत्थर है उसका जो प्रोजेक्शन का जो काइनेटिक एनर्जी है, जिस पॉइंट से उसको प्रोजेक्ट किया गया वहां का काइनेटिक एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा उसके बारे में बात किया है।
तो चलिए, अच्छा ऑप्शंस भी दिया हुआ है, ढेर सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, 1:2 है, 4:1 है, 1:4 है, 4:3 है, क्या होगा एक बार चलो देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को अप्रोच करने के लिए सबसे पहला चीज याद है, विजुअलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, जैसे कि आपको यह पता होना चाहिए कि 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे एक पत्थर को फेंका गया जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये विजुअलाइज कर लिए। उसके बाद एक डायग्राम कॉपी में जल्दी से बना लो। अब डायग्राम जो बनाओगे, डायग्राम कैसा रहेगा, सिंपल सा डायग्राम आप बना लिए और 30 डिग्री में प्रोजेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा दिए कि 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से जा रहा है ये वेलोसिटी, प्रोजेक्शन का डायरेक्शन पता चल गया। अब बात क्या है कि ये जो वेलोसिटी है इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, जो कि स्क्रीन पे क्लियरली आपको दिख रहा है। जो एक्स एक्सिस होगा वहां का वेलोसिटी u cos 30 डिग्री होगा और y एक्सिस का जो वेलोसिटी होगा वो होगा हमारा क्या, u sin 30 डिग्री। अब मजेदार बात यह है कि प्रोजेक्शन का जो वेलोसिटी है वो तो u है और कुछ भी गिवन नहीं है, और बोला है कि हाईएस्ट पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी भी हमको पता होना चाहिए, तभी तो रेशियो निकलेगा। प्रोजेक्शन का तो चलो निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब बातें यहां तक तो चीजें समझ में आ रही है। अब बात है कि हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ, इतना विजुअलाइज किए, ठीक है, अब यहां पे मैथमेटिक्स भी यूज किए। क्या मैथमेटिक्स यूज किए, हम u को दो पार्ट में तोड़ दिए, एक cos थीटा और एक sin थीटा, मतलब cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री। देखिए ना, ये जो दो पार्ट में हम लोग तोड़े, यहां तो मैथ्स ही यूज किए ना, तो विजुअलाइजेशन भी हो गया, मैथमेटिक्स भी यूज हो गया। अब तीसरा पार्ट आता है फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी निकालने दिया है, अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही नहीं पता है, बनाओगे कैसे, तो ये पता होना चाहिए। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम यू स्क्वायर। जैसे कि इसका सॉल्यूशन करें तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ एम यू स्क्वायर। जो मास ऑफ द पत्थर है यानी मास ऑफ द स्टोन है वो m ले लिए, हाफ एम यू स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन के समय का। और टू द हाईएस्ट पॉइंट पे y एक्सिस पे वेलोसिटी 0 होता है, मतलब कि वहां पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अगर हो जाता है तो वहां पे तो 0 u sin 30 जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा जो y का वैल्यू होता है, y एक्सिस का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब x एक्सिस में तो वेलोसिटी रहेगा, तो हाफ m u cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट है वो हो जाएगा हाफ m u cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब ये u cos 30 का होल स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी है, वो है मात्र x एक्सिस में, y एक्सिस में तो वेलोसिटी नहीं होगा ना। अब बोलोगे क्यों नहीं होगा, अच्छा एक बात बताओ, एक बॉल है उसको हम ऊपर थ्रो किए, वो ऊपर जाएगा, एक पॉइंट पे रुकेगा, फिर तो नीचे आएगा ना, मतलब कि जहां रुका वहां तो उसका वेलोसिटी 0 हुआ ना, मतलब y एक्सिस में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए y एक्सिस का वेलोसिटी 0 हो गया, यानी कि u cos 30 0 हो गया और u sin 30 का वैल्यू हम लोग लेकर चलेंगे, इसीलिए हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो हमारा हाफ m u cos 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर कट जाएगा, और जब cos 30 का वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट सामने क्या आएगा, 4:3। कितना सिंपल है ये न्यूमेरिकल बनाना, 4 स्टेप को फॉलो करना, ठीक है ना। फॉर्मूला किए, फॉर्मूला के बाद कैलकुलेशन कर दिए, सबका वैल्यू पुट करके, cos 30 का वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर दिए, बस सॉल्व। यही तो है, ये जेईई मेन 2023 का सवाल था। अब इतना आसानी से हम बस बोल के बता दिए, क्या आप कॉपी में लिख के नहीं बना सकते हैं। आज से ही कोशिश कीजिए 4 चीजों के बारे में, विजुअलाइजेशन प्लस टॉपिक रिकॉग्निशन ये होना चाहिए। दूसरा मैथमेटिक्स नहीं पता है, इंटीग्रेशन में डाउट है, कैलकुलस में डाउट है, वेक्टर में डाउट है, हम बताएंगे ना भाई, हम सबका वीडियो डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा होगा फॉर्मूला, हर एक टॉपिक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन पे स्ट्रांग होना है, एक एक टॉपिक पे काम करेंगे हम लोग, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो कैलकुलेशन हो, एक एक टॉपिक पे बारीकी से काम करेंगे और न्यूमेरिकल को फोड़ देंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बनाना बिल्कुल आसान कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम आपको बताए थे
लास्ट में क्या बात बोले थे कि लास्ट वीडियो के एंड में कुछ ऐसा टॉपिक्स बताएंगे जिसको पढ़ के आप नीट या फिर जेईई मेन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। पेन कॉपी निकाल लो भाई, ठीक है, और लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला टॉपिक लिखना कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस हर एक साल आता ही आता है और ये टॉपिक बहुत आसान है, छोटा टॉपिक है, ठीक है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ये 12th का चैप्टर 2 का एक छोटा सा पार्ट है, समझो तो। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस लिख लिए। दूसरा लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा टॉपिक लिखो किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। चौथा टॉपिक लिखो, जैसे जैसे हम टॉपिक बताते चल रहे हैं लिखते चलना, क्योंकि ये सारा टॉपिक अगर आप कवर कर लिए ना तो आपका एक बहुत मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। अभी हम 12th का बात बता रहे हैं, फिर हम 11th का बताएंगे। उसके बाद क्या है, हम किरचॉफ्स लॉ जैसे ही पढ़ लिए, उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ना अच्छे से। ये छोटा चैप्टर है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी से पूछता है, जिसमें परमेबिलिटी पूछ देगा, ससेप्टिबिलिटी पूछ देगा। इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। उसके बाद ईएमआई बहुत अच्छे से पढ़ना, जहां पे एडी करंट और आपका इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ईएमआई ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, इसको भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये चैप्टर्स इसलिए ये टॉपिक के बराबर है, इतना छोटा चैप्टर नहीं, एक टॉपिक के बराबर है, इसीलिए चैप्टर का हम नाम ले लिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एलसीआर सीरीज सर्किट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड रेजोनेंस और एलसीआर सीरीज सर्किट अच्छे से करना, गारंटीड इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है और आप इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। रेजोनेंस वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं कि क्या हम ऑप्टिक्स में कुछ टॉपिक्स देखें। ऑप्टिक्स फिलहाल के लिए छोड़ दो, अब सीधा चलो एटम्स में, डुअल नेचर में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेना अच्छे से, गारंटीड सवाल आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लो। उसके बाद एटम्स में आपको क्या पढ़ना है, बोर्स पोस्टुलेट, अच्छे से पढ़ लेना, फॉर्मूला के साथ हो जाएगा, ठीक है। बोर्स पोस्टुलेट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियाई में, ठीक है ना। न्यूक्लियाई में क्या पढ़ना है, न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी तो पढ़ना ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मास डिफेक्ट के साथ जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसका न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये सारा टॉपिक आप लिखते चलो या दोबारा देख करके लिख लेना, ठीक है। हम न्यूक्लियाई का कुछ टॉपिक बताए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट 12th के लिए आप रिवर्स बायस्ड और फॉरवर्ड बायस्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, और लास्ट में जो है इसी टॉपिक का लॉजिक गेट, जो कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है लेकिन नीट और जेईई में जबरदस्त पूछता है। लॉजिक गेट जरूर पढ़ना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम 11th के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, 11th का बहुत मैकेनिक्स भास्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप एक ही चीज देख लेना, रोटेशनल मैकेनिक्स का जब हम बात करते हैं ना तो लोग क्या सोचते हैं ना कि जो रोटेशनल मैकेनिक्स है वो बहुत डिफिकल्ट है, जबकि है बहुत आसान, ठीक है ना। जिसमें आप पढ़ सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो लॉज ऑफ मोशन और प्रोजेक्टाइल, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज इट इज छोड़ दीजिए, अच्छा खासा स्कोर होगा। उम्मीद करते हैं जो टॉपिक बताया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और किस तरह से फिजिक्स का न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।